आप किसी दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा कितनी बार मार सकते हो? एक बार, 2 बार, पर इस राक्षस को दुनिया ने बार बार मारा और ये हर बार राख से दोबारा जिंदा खड़ा होकर बाहर आया। आप जरा सोचिए, इसकी वो पूरी सल्तनत जो भारत के एक बड़े राज्य जितनी बड़ी थी, नक्शे से पूरी तरीके से मिटा दी गई थी। इसका सरगना अबू बकर अल बगदादी एक अंधेरी सुरंग में एक कुत्ते से घिरकर खुद को बम से उड़ाकर मर गया था। अबू बकर अल बगदादी is dead. और उसके बाद इस संगठन का जो भी नया खलीफा बना, सबको एक एक करके ढूंढ कर मार दिया गया। Where the United States Special Operations Forces have killed the leader of ISIS. The second in command of ISIS globally has been killed. The head and principal recruiter of Islamic State in India, Muhammad Shafi Armar, has been killed a few days ago. Shifting focus then, Abu Bilal al-Minuki, a senior leader of the Islamic State terror group, has described by the US as the most active terrorist in the world, has been killed. हर बार पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली कि चलो अब तो ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया, पर ये खेल खत्म नहीं हुआ। आज साल 2026 में ये राक्षस सीरिया से लेकर अफ्रीका तक पहले से भी ज्यादा फैल चुका है। खुद इराक की खुफिया एजेंसीज मान रही हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर इसके लड़ाके करीब 5 गुना बढ़ चुके हैं। Iraq's chief military intelligence officer has a grave warning. He says that ISIS is planning to rebuild its terror operation from the rubble of its so-called caliphate. और आज तो आईसिस से जुड़ने का वो जहर किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। أحب أن أصير بدولة الإسلام في العراق والشام وأقاتل معهم لأنهم يحبون أن يقاتلون المرتدين والكفار। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? आप किसी भी आम संगठन का सिर काट दो तो वो वहीं दम तोड़ देता है, पर आईसिस का सिर आपने 10 बार काटा और वो 10 बार वापस से उठ खड़ा हुआ। ऐसा कौन सा राज है जो इस मरे हुए राक्षस को बार बार जिंदा कर देता है? देखो, इसका जवाब समझने के लिए ना हमें इसकी पूरी कहानी जाननी पड़ेगी, बिल्कुल शुरू से, कि पैदा कैसे हुआ, इसने सिर्फ खून के दम पर एक पूरी सल्तनत कैसे खड़ी कर ली, फिर पूरी दुनिया ने एक साथ आकर इसे कैसे कुचला, और इस सब के बावजूद ये मरने से बार बार इनकार क्यों करता रहा। और ये कोई 7 समंदर पार की कहानी नहीं है, क्योंकि अब इस सोच की आग हमारे आपके घर का दरवाजा खटखटा रही है। वॉइस ऑफ हिंद जैसी मैगजीन के जरिए फैलाए जा रहे जहर से लेकर पिछले कुछ महीनों में एनआईए के हाथों पकड़े जा रहे बैक टू बैक टेरर मॉड्यूल्स तक, ये खतरा अब सीधे भारत की ओर बढ़ चुका है। The Delhi Police Special Cell has nabbed 9 suspected terrorists allegedly linked to a Pak ISI and elements of the Mumbai underworld. 9 Muslim youth studying technical education, but not for their betterment, but to make bombs and burn India. A 16-year-old boy was being groomed for ISIS. As per reports, a suspected ISIS terrorist, Azhar Danish, was arrested from Islamnagar area of Ranchi in Jharkhand. By Intel Agency, Delhi Police, State ATS Police and Pan-India radical modules are being disrupted in Delhi and even in Maharashtra, Jharkhand, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka as well. खुद हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मान रही हैं कि अब इंडिया में आईसिस की गतिविधि काफी तेज हो गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم. देखिए, ये बात समझने के लिए कि आईसिस जैसा खूंखार राक्षस आखिर पैदा कैसे हुआ, हमें पहले ये बात समझनी होगी कि इसे जन्म किसी आतंकी ने नहीं दिया, बल्कि खुद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की 2 बेवकूफियों ने दिया था। बात है साल 2003 की, जब अमेरिका ने इराक पर हमला करके वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। Ladies and gentlemen, we got him. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. युद्ध तो अमेरिका ने आसानी से जीत लिया, पर इसके बाद ही असली गड़बड़ शुरू हुई।
इराक को चलाने की जिम्मेदारी मिली एक अमेरिकन अफसर पॉल ब्रीमर को, और इस आदमी ने 2 ऐसे फैसले लिए जो किसी भी जलते हुए घर में पेट्रोल डालने जैसे थे। पहला फैसला यह कि उसने इराक की पूरी फौज यानी कि पूरे 4 लाख सैनिकों को एक झटके में नौकरी से निकाल दिया। आप जरा सोचकर देखिए कि 4 लाख ट्रेंड सैनिक जिनको हथियार चलाने आते थे, जिनके पास हथियारों के कनेक्शंस भी थे, वो अब सड़क पर थे, बेरोजगार थे और अमेरिका से बुरी तरीके से नफरत करने लगे थे। Before long, thousands of armed men were unemployed and growing angrier by the day. They soon formed insurgent groups to drive out the American occupier. और दूसरा फैसला यह था कि उसने सद्दाम की पार्टी से जुड़े हर आदमी को सरकारी नौकरी से बाहर निकाल दिया था, यानी कि हजारों पढ़े लिखे लोग एक ही झटके में बेरोजगार और गुस्से से भर गए थे। तो भाई साहब, ऐसे में इराक के अंदर एक ऐसा पावर वैक्यूम बन गया था जो किसी टाइम बॉम्ब की तरह फटने को तैयार था। और ऐसे में इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शैतान की जिसका नाम था अबू मुसाब अल जरकावी। ये जॉर्डन का एक मामूली गली का गुंडा था कभी, जो जेल में जाकर एक कट्टर आतंकवादी बनकर बाहर निकला था, और इसके दिमाग में जो जहर भरा हुआ था वही इस कहानी का असली विलेन है। अब ये जहर क्या है उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि यही पूरी स्टोरी की जड़ है। देखिए, इस रेडिकल सोच का सबसे बड़ा वेपन है एक कॉन्सेप्ट जिसे तकफीर कहते हैं, यानी किसी को भी काफिर करार दे देना। इनकी सोच में पूरी दुनिया बस 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक ये खुद हैं और बाकी सब में काफिर रहते हैं। और काफिर का मतलब हर वो इंसान जो इस्लाम को नहीं मानता है, यानी कि हर हिंदू, हर ईसाई, हर यहूदी और इवन नॉन सुन्नीज, वो भी काफिर है इनके हिसाब से। और ऐसे में जरकावी के अनुसार एक काफिर को मारना कोई गुनाह नहीं था, बल्कि सबाब का काम था। According to Salafi jihadi ideology, if an Muslim land is conquered by non-Muslim forces, that forms a legitimate pretext for rallying Muslim troops, everyone really who is a Muslim is duty bound to come and defend that territory. आपको बता दूं कि जरकावी की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसकी हैवानियत की कोई हद नहीं थी। इसने ट्रक बम से धमाके करवाए, मासूमों के सर कलम करवाए, उनके वीडियोस दुनिया भर में फैलवाए, और इसका बेसिक रीजन ये था कि पूरी दुनिया में लोग खौफ से कांप उठें। और एक सोची समझी साजिश के तहत इस बंदे ने इराक को कम्युनल वायलेंस की आग में झोंक दिया। नतीजा ये हुआ कि अकेले साल 2006 में इराक के अंदर कम्युनल वायलेंस से करीब 34,000 लोग मारे गए। खैर, अमेरिका ने आखिरकार 2006 में एक हवाई हमले में जरकावी को मार गिराया। तो आपको ऐसे में लगेगा कि भाई सांप का सर कुचल दिया, अब तो खेल खत्म हो गया। पर यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी सबक छुपा हुआ है, जो आगे बार बार दोहराया जाने वाला है। आप एक आदमी को मार सकते हो, पर एक सोच को नहीं मार सकते। और इसीलिए जरकावी तो मर गया, पर उसकी फैलाई हुई जहरीली सोच अभी भी जिंदा रही, और उसके लोगों ने अपने संगठन का नाम बदल कर रख लिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। और अब इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट सुनिए। अमेरिका ने इन आतंकवादियों को पकड़ पकड़ कर अपनी एक जेल में डालना शुरू कर दिया, और उस जेल का नाम था कैंप बूका। अमेरिका को लगा कि उसने इन आतंकवादियों को कैद कर लिया है, पर असल में उसने अनजाने में इन्हें एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर दिया था। उस जेल के अंदर ये सारे आतंकवादी एक दूसरे से मिले, उन्होंने आगे की पूरी प्लानिंग की और एक दूसरे को और भी ज्यादा कट्टर बना दिया। आज दुनिया उस जेल को आईसिस की जिहादी यूनिवर्सिटी कहती है, क्योंकि आईसिस के आने वाले कई बड़े लीडर्स इसी जेल की पैदाइश थे। और इसी जेल से निकला वो आदमी जो इस सोच को इराक की गलियों से उठाकर एक पूरे साम्राज्य, एक पूरे एम्पायर में बदलने वाला था, जिसका नाम था अबू बकर अल बगदादी। ये बंदा जरकावी से भी ज्यादा हैवान और ज्यादा खतरनाक था, एक ऐसा आतंकवादी जो खून बहाने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचता था। और इस बंदे ने आगे जाकर जो किया, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए, बगदादी ने 2010 में कमान संभालते ही ये साबित कर दिया था कि वो जरकारी से कहीं ज्यादा घातक है। इस्लामी पढ़ाई में उसने पीएचडी की थी, और यही बात उसे बहुत खतरनाक बनाती थी। उसने सीधे टकराने की जगह ना सही मौके का इंतजार किया, और वो मौका उसे दे दिया पड़ोस के ही देश सीरिया ने। हुआ बेसिकली ये था कि 2011 में सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ ना शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो गए थे, पर असद ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पूरा सीरिया एक खूनी गृह युद्ध में बदल चुका था, और देश का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा नो मैन्स लैंड बन चुका था जहां किसी का कोई राज था ही नहीं, यानी ठीक वैसा ही वैक्यूम जैसा इराक में बन गया था। बगदादी तो जैसे इसी मौके की ताक में बैठा था, उसने अपने लड़ाके सीरिया में घुसा दिए और इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाकर अपनी ताकत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर आया जून 2014, जब इस संगठन ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। अब इनकी नजर पड़ती है इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसूल पर, जहां 20 लाख लोग रहते थे, और जिसकी हिफाजत के लिए ना इराक करीब 30,000 ट्रेंड सैनिक तैनात रखता था। और दूसरी तरफ आईसिस के पास ना सिर्फ 1500 लड़ाके थे, यानी मुकाबला था 1 के बदले 20 का। किसी भी हिसाब से आईसिस को ये जंग नहीं जीतनी चाहिए थी, पर ये शहर सिर्फ 3 दिनों में
गिर गया था। इराक के सैनिक इन आतंकियों के खौफ से इतना डर गए कि वो अपनी वर्दी उतार कर अपने टैंक्स और हथियार को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आईसिस ने वहां से ना अमेरिका के दिए हुए करीब 58 करोड़ डॉलर के हथियार लूट लिए और शहर के बैंक से करोड़ों रुपए नकद उठा लिए। एक ही झटके में ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन बन चुका था। मोसूल के बाद तो इनके हौसले आसमान को छूने लगे थे। बगदादी ने खुद को खलीफा यानी कैलिफेट घोषित कर दिया था। कैलिफेट यानी इस्लामिक सल्तनत का ऐलान करना। उसका सबसे बड़ा नेता The man called on all Muslims to follow him and the caliphate in Iraq and Syria, claiming those who do not obey will be regarded as sinners. ISIS, which stands for the Islamic State in Iraq and Syria, says now it will simply be known as the Islamic State. And it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate or Islamic State. अपने चरम पर आईसिस के कब्जे में सीरिया और इराक की इतनी जमीन थी जो भारत के एक बड़े राज्य के बराबर थी। इनके राज के नीचे करीब 80 लाख से 1.25 करोड़ तक लोग रहते थे और इस पूरी सल्तनत को चलाने के लिए ना इनके पास हर दिन करीब 10 से 25 करोड़ रुपए की कमाई थी, जो तेल बेचकर, जबरन वसूली करके और फिरौती इन सब से आती थी। The US Treasury Department estimates that before the American bombing campaign on Syrian refineries began in September 2014, Islamic State was earning as much as $2 million a day. ये सिर्फ मारकाट नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सरकार की तरह अपने स्कूल, अस्पताल, अदालतें सब चला रहे थे। पर इनका इंसाफ इतना खौफनाक था कि चोरी करने पर सूली और सिगरेट पीने पर सरेआम सरकलम। They handed out harsh and deadly punishments for those who didn't abide by the group's strict rules. और इन सब के बाद आती है इनकी असली हैवानियत, जो साबित करती है कि इनकी जंग किसी एक फिरके के लिए नहीं थी, बल्कि हर गैर मुसलमान से थी। इन्होंने इराक के यजीदी समुदाय को, जो ना मुसलमान थे ना ही ईसाई थे, बस यजीदी थे, उन्हें सीधा शैतान का पुजारी करार देकर उनका नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों मर्दों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई और हजारों महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना कर बेच दिया गया, जिसे आज जेनोसाइड का भी और खतरनाक रूप कहा जा सकता है। Islamic State militants tried to wipe out the Yazidi people. They killed, raped and enslaved thousands of them. It's estimated nearly 7,000 Yazidi women were kidnapped. They were made to convert to Islam. Girls as young as 9 were forced into marriage and sold into slavery. और दूसरी तरफ इन्होंने मोसूल के उन ईसाइयों को, जो दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक थे, एक खौफनाक फरमान सुनाया, या तो इस्लाम कबूल करो या जजिया नाम का टैक्स भरो, और अगर ये दोनों नहीं करने हैं तो ये शहर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मौत पक्की है। इन्होंने ईसाइयों के घरों के बाहर तो निशान लगा दिए थे, उनके गिरजाघर यानी चर्चेज तोड़ दिए गए थे और सैकड़ों साल पुराने उस समुदाय को ना कुछ ही दिनों में जड़ से उखाड़ दिया। यानी जो भी इनके जैसा नहीं था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, पंथ का हो, वो इनके लिए इंसान नहीं था, बस एक काफिर था जिसे मिटा देना था। पर आईसिस का जो सबसे खतरनाक हथियार था ना, वो ना तो इनके टैंक थे, ना ही इनके बम थे, बल्कि इसका प्रोपेगेंडा था, जिसके जरिए ये अपनी सोच को दुनिया भर में बेचे जा रहे थे। The appearance of this outfit convulsed world politics for several years, struck fear into the hearts of people all around the world. Islamic State is the most vicious and murderous jihadist regime the world has ever seen. ये हॉलीवुड फिल्मों जैसी क्वालिटी के वीडियोस बनाते और चमचमाती हुई अंग्रेजी मैगजीन निकालते। In another peculiar scene in April, deaf ISIS members stood near the hotel issuing recruiting messages in sign language. और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के 110 से भी ज्यादा देशों से करीब 40,000 लोग अपना आराम का घर छोड़कर इस सोच के नशे में इस मौत के कुएं में कूदने को सीरिया पहुंच चुके थे। Recruits have been drawn from all over the world to fight for its declared domain. फिर इसी सोच ने दुनिया भर में खून बहाया। साल 2015 में पेरिस में 130 लोग मारे गए। A decade since terror hit the streets of Paris. फ्रांस के नीस में एक ट्रक से 86 लोगों को कुचल दिया गया और इंग्लैंड के मैनचेस्टर में तो एक कॉन्सर्ट के बाहर खुद को उड़ाकर 22 लोगों की जान ले ली गई, जिसमें कई मासूम बच्चे शामिल थे। The death toll from an explosion at a concert in Manchester has risen to at least 22. More than 50 people have been injured.
Thousands of fans, many of them children, had gathered at the Manchester Arena to see US singer Ariana Grande perform when a suicide bomber struck. पर हर जुल्म की एक हद होती है और जब वो हद पार होती है तो बड़े से बड़ा शेर भी अपनी नींद से जाग जाता है। आईसिस की इसी हैवानियत ने अब उस ताकत को जगा दिया था जिसके जागने का मतलब था इस सल्तनत का खात्मा। तो अब देखते हैं कि दुनिया ने इस राक्षस को मारा कैसे। देखिए, यजीदियों पर हुए इस नरसंहार की वो तस्वीरें जब पूरी दुनिया में फैली, जिसमें हजारों लोग सिंजार के पहाड़ पर भूख प्यास से तड़प रहे थे और नीचे आईसिस के दरिंदे उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। तो इस पूरे इंसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को मजबूर कर दिया और अगस्त 2014 में अमेरिका ने आईसिस पर हवाई हमले शुरू कर दिए। We're going to do so by systematically squeezing them, cutting off their supply lines, cutting off their financing, taking out their leadership, taking out their forces, taking out their infrastructure. और अमेरिका इसमें अकेला नहीं था। इस राक्षस को मारने दुनिया के करीब 80 से ज्यादा देश एक साथ आ गए। और यहीं इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कोलिजन में ऐसे ऐसे देश एक साथ खड़े थे जो आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक तरफ अमेरिका कुर्द लड़ाकों को हथियार दे रहा था और दूसरी तरफ उनका अपना साथी देश टर्की उन्हीं कुर्दों को आतंकी मानता था। रूस अपने हिसाब से बम गिरा रहा था और ईरान अपने हिसाब से। कोई आईसिस को बचाने के लिए लड़ रहा था और कोई आईसिस को खत्म करने के लिए। एनीवेज, धीरे धीरे असली जंग जमीन पर शुरू हो गई। आईसिस का घमंड पहली बार टूटा सीरिया के एक छोटे से शहर कोबानी में, जहां कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका के हवाई हमलों के दम पर आईसिस के 1000 से ज्यादा लड़ाके मार गिराए। यह आईसिस की पहली बड़ी हार थी और इसने साबित कर दिया था कि इस राक्षस को भी मारा जा सकता है। इसके बाद तो जैसे इनके पतन का सिलसिला ही शुरू हो गया और एक एक करके इनके शहर छिनने लग गए इनसे। मासूल को वापस छीनने की भयानक लड़ाई तो 9 महीने तक चली थी। धीरे धीरे आईसिस से उनकी पकड़ के एक एक शहर छिनने लगे थे और आखिरकार मार्च 2019 में सीरिया के बागूज में इनका आखिरी ठिकाना भी गिर गया। जो काला इस्लामिक झंडा कभी पूरी दुनिया में खौफ का प्रतीक बन चुका था, वो अब हमेशा के लिए नीचे उतार दिया गया था। सिर्फ 5 साल के अंदर वो पूरी सल्तनत जो भारत के एक राज्य जितनी बड़ी थी, नक्शे से मिटा दी गई थी। Islamic State has been driven out of almost all the territory they used to hold in Iraq. लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, इस संगठन के सरगना बगदादी को पकड़ना, जो कहीं छुपकर बैठा था। अमेरिका को उस तक पहुंचने में लगभग 6 साल लग गए थे, क्योंकि बगदादी इतना शातिर था कि किसी भी फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करता था ताकि कोई भी उसे ट्रैक ना कर पाए। पर अमेरिका की इंटेलिजेंस ने उसे सीरिया के एक छोटे से गांव से ढूंढ निकाला। अक्टूबर 2019 में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने एक खतरनाक रात के ऑपरेशन में उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। और इस ऑपरेशन का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा यह था कि अमेरिकी सैनिकों का एक ट्रेंड कुत्ता बगदादी के पीछे एक सुरंग में घुस गया था। जब बगदादी ने देखा कि अब उसके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है क्योंकि सुरंग बंद थी और उसके पीछे मौत खड़ी थी, तो उसने अपने शरीर पर बंधे हुए सुसाइड बॉम्ब को दबाकर खुद को उड़ा दिया। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी एक सुरंग में एक कुत्ते से घिरकर इस तरीके से अपने अंजाम तक पहुंचा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बाद ऐलान किया था कि बगदादी एक कायर की मौत मरा है और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी कि चलो अब ये राक्षस खत्म हो गया। He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. और भाई साहब, यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अमेरिका ने उस आदमी को, उस राक्षस को तो मार दिया था, पर उस सोच को नहीं मारा था जिसने उस आदमी को पैदा किया था। और यहीं से आईसिस ने वो चाल चली जिसने इस मरे हुए राक्षस को राख से दोबारा खड़ा कर दिया। देखिए, बगदादी के मरने के बाद अमेरिका को लगा कि अब तो इस सोच का सिर ही कुचल दिया गया है और उसने इस सिलसिले को जारी भी रखा। बगदादी के बाद जो भी नया सरगना बना, अमेरिका ने एक एक करके उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया। पहला उत्तराधिकारी 2022 में अमरीकी छापे में बिल्कुल बगदादी की तरह खुद को बम से उड़ाकर मारा गया और उसके बाद के 2 सरगना भी अगले 1-1.5 साल में मार दिए गए। ISIS publicly announced the death of al-Quraishi, the overall leader of ISIS. This follows the same fate of his predecessor, Aji Abdullah, who was killed in a US-led raid in February. यानी हर बार अमेरिका सोचता चलो अब खेल खत्म, पर हर बार एक नया खलीफा खड़ा हो जाता। पर असली बात यह थी कि इन सरगनाओं के मरने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था और उसका कारण बहुत शातिर था। आईसिस ने अपना पूरा ढांचा ही बदल दिया था। पहले इसका एक साफ सिर हुआ करता था, एक खलीफा, एक जगह पर बैठी सल्तनत जिसे निशाना बनाना बहुत आसान था। पर अब इसने खुद को एक ऐसे जाल में बदल लिया जिसका कोई सिर नहीं था, कोई पैर नहीं था, कहाँ ढूंढे कुछ पता नहीं था। आज इसका जो मौजूदा सरगना है, दुनिया को उसका नाम तक नहीं पता, उसकी असली पहचान तक नहीं पता। वो एक पहेली बना हुआ है और ये जानबूझकर किया हुआ है ताकि उसे ढूंढा ही ना जा सके। और सबसे जरूरी बात, आईसिस अब एक जगह पर सिमटा हुआ संगठन नहीं है,
बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई छोटी छोटी अपने दम पर चलने वाली शाखाओं का एक नेटवर्क बन चुका है। अब आप एक सिर काटो तो 10 सिर कई कई जगहों पर और उगाते हैं। आज इसकी सबसे खतरनाक शाखा है आइसिस खुरासन, यानी आइसिस के, जो अफगानिस्तान के इलाके में बैठी हुई है। आइसिस के वही शाखा है जिसने मॉस्को और ईरान वाले वो खूनी हमले किए थे। दूसरी तरफ अफ्रीका में आइसिस की सोमालिया वाली शाखा सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को दुगना कर चुकी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के अपने सैन्य अधिकारी अब ये मानते हैं कि आइसिस का पूरा ग्लोबल नेटवर्क अब शायद इसी सोमालिया से चलाया जा रहा है। यानी इस राक्षस का दिल अब इराक, सीरिया यहाँ से निकल के अफ्रीका में पहुंच चुका है। और तो और हमारे पड़ोस में 2026 में भिखारिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, वहां पर एक शिया मस्जिद में बमबारी हुई, उसके पीछे भी आइसिस की इसी शाखा का हाथ था। Now, the Islamic State group says it carried out the suicide bombing that killed more than 30 people at a Shia mosque in the Pakistani capital Islamabad on Friday. और अब इनका सबसे खतरनाक हथियार समझिए, जिसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। पहले इन्हें किसी को आतंकी बनाने के लिए सीरिया बुलाना पड़ता था, अब ये किसी को बुलाते नहीं हैं। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक अकेले इंसान को सिर्फ इंटरनेट और अपने जहरीले वीडियोस के जरिए उसके घर में बैठे बैठे दिमागी तौर से इतना भड़का देते हैं, उसके मन में दूसरों के लिए इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि वो अकेला ही अपने देश में जाकर हमला कर देता है। इस अकेले भेड़िए यानी लोन वुल्फ वाली रणनीति से इन्होंने अमेरिका और यूरोप में अब तक 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है, वो भी बिना आइसिस के किसी आदमी से सीधा मिले हुए। अपनी ज़मीन, अपना पैसा, अपने सारे बड़े लीडर, सब कुछ खोने के बाद सबको लग रहा था कि अब तो ये राक्षस ठंडा पड़ जाएगा, पर हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। दिसंबर 2024 में जब सीरिया में असद की सरकार गिरी थी तो वहाँ फिर से वही पुरानी इंस्टेबिलिटी पैदा हो चुकी थी। ठीक वैसा ही खालीपन जैसा 2003 में अमेरिका ने इराक में पैदा किया था, जिसने सबसे पहले इस राक्षस को जन्म दिया था। इतिहास खुद को अब दोहरा रहा है और आइसिस तो जैसे इसी मौके की ताक में बैठा था। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इराक के खुफिया प्रमुख के मुताबिक सिर्फ 1 साल में सीरिया में इनके लड़ाके 2000 से बढ़कर 10,000 हो गए हैं। Iraq's chief military intelligence officer has a grave warning. He says that ISIS is planning to rebuild its terror operation from the rubble of its so-called caliphate. तो भाई साहब, आप ये मान के चलो कि एक टाइम बम अभी फटने का इंतजार कर रहा है। सीरिया की कुर्द फौज के जेलों में आज भी करीब 9,000 आइसिस के खूंखार लड़ाके बंद हैं और अल होद जैसे कैंपों में हजारों इनके परिवार। बस एक बड़ा जेल ब्रेक और आइसिस को बनी बनाई एक पूरी फौज वापस मिल जाएगी। Are leaders who evaded prisons like these, taking refuge in Turkey. Flush with millions of dollars and driven by revenge, they're plotting mass jail breakouts to rebuild the terror network. ऊपर से अमेरिका और उसका कोएलिशन इराक और सीरिया से अपने कदम पीछे खींच रहा है, यानी वही गलती, वही खालीपन एक बार फिर तैयार हो रहा है। और खुद अमेरिका की सीना ये मान रही है कि आइसिस इराक और सीरिया में दोबारा खड़ा हो रहा है। और ये जो आग है ना, अब हमारे अपने घर का दरवाज़ा खटखटा रही है, चाहे वो वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन से रैडिकल प्रोपेगेंडा फैलाना हो या फिर पिछले कुछ महीनों से एनआईए के द्वारा पकड़े जा रहे बैक टू बैक टेरर मॉड्यूल्स हों। An ISIS-inspired module has been busted in the city where 2 operatives have been nabbed. There's a new hybrid warfare strategy allegedly being pursued against India through criminal terror network. A major terror module apparently was busted in the country with 12 suspects arrested across 6 states. And amongst them is a Hyderabad-based woman named Sayeda Begum, who is suspected of having links with both the ISIS and also apparently the Al-Qaeda. Police officials have arrested 10 people from 6 different states working on the module of ISIS. ये सब इसी बड़ी राजनीति का हिस्सा है। इसका एक ही मकसद है मुस्लिम यूथ के मन में वही जहर भरकर उन्हें हमले के लिए तैयार करना। तो सवाल ये उठता है कि राक्षस बार बार मरकर भी जिंदा क्यों हो जाता है, और इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल साफ साफ दूंगा। आइसिस की असली ताकत कभी भी उसके लीडर या उसकी ज़मीन में थी ही नहीं। इस पूरी कहानी का असली विलन है वो रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी, इस्लाम के नाम पर खड़ी की गई वो सरफिरी सोच जो हर गैर कट्टर इंसान को काफिर मानकर उसका खून बहाना जायज़ ठहरा देती है। आप एक आदमी को मार सकते हो, एक शहर को आज़ाद भी करा सकते हो, पर आप एक सोच पर बम कैसे गिरा सकते हो? जब तक ये जहरीली सोच जिंदा है
और जब तक दुनिया में अफरा तफरी वाली ऐसी जगहें मौजूद हैं तो ये राक्षस कभी अफगानिस्तान से, तो कभी सोमालिया से, तो कभी सीरिया से बार बार राख से उठकर खड़ा होता रहेगा। तो मेरी राय तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है, अमेरिका ने बगदादी को मारकर ये समझ लिया कि उसने जंग जीत ली, पर असल में वो हार गया, क्योंकि उसने शरीर पर तो वार किया पर सोच पर नहीं किया, और यही सोच इस शरीर को बार बार पैदा करती है। ये जंग बंदूकों और बमों से कभी नहीं जीती जाएगी, इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन साथ साथ सोच को भी मारना चाहिए। ये तभी जीती जाएगी जब इस रेडिकल विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, और हमें यानी हम भारतीयों को इस मामले में आंख मूंद कर बैठने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, ये सोचकर कि अमेरिका कुछ कर ही लेगा, सरकार कुछ कर ही लेगी, क्योंकि अब ये सोच सीधा हमारे घर की तरफ देख रही है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया कभी इस सोच को खत्म कर पाएगी, या ये राक्षस हर बार राख से दोबारा जिंदा होता रहेगा? मुझे अपनी राय आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग इस खतरे के प्रति जागरूक हो सकें। आप स्क्रीन पर लगा हुआ ये दूसरा वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन, यूपीआई और जॉइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। इन सभी का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।